राष्ट्र प्रथम को सबसे पहले सोचती एक है। मेरा सवाल, इंडिया के 2 मूव, प्रधानमंत्री की 2 विज़िट बहुत, अगर पिछले 3-4 सालों में देखें तो एक तो यूक्रेन और रशिया का जब वॉर शुरू हुआ, तब उस दौरान यूक्रेन की विज़िट होती है और उसकी एक पक्ष ने बहुत आलोचना की कि भई रशिया जैसा हमारा एवरग्रीन फ्रेंड, जिसके खिलाफ युद्ध चल रहा है और आप वहाँ जाकर गले मिल रहे हो यूक्रेन के राष्ट्रपति से, ज़ेलेंस्की से। उसके तुरंत बाद में एनएस अजीत डोभाल रशिया जाते हैं और वहाँ पूरा स्टेटमेंट बहुत ही, और उस स्टेटमेंट को पब्लिक रिलीज़ भी किया जाता है कि भई ये बात कही कि मुझे प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से भेजा है आपसे ये बातें बताने के लिए, और उसमें वो ये बताते हैं कि हमारी यूक्रेन विज़िट में क्या-क्या हुआ। दूसरा, ईरान पर इज़राइल और अमेरिका के अटैक से ठीक पहले इज़राइल की विज़िट पर जाना। दोनों की आलोचनाएँ होती है, दोनों की आलोचना और पक्ष लेने वाले दोनों पक्ष हैं। इसे आप एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि आलोचना ज़्यादा इसलिए भी हुई क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितनी भारतीयों को उम्मीद थी, उतनी रशिया से हमको सपोर्ट नहीं मिली थी, खुले तौर पर। तो लोगों ने कहा कि रशिया क्यों हमारा सपोर्ट करेगा, जब रशिया युद्ध में फँसा हुआ था, तब हम यूक्रेन जा रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति को गले लगा रहे थे, तो फिर रशिया हमारा क्यों साथ देगा? और अब हमने ईरान पर अटैक से ठीक पहले इज़राइल की विज़िट करके, ये इस जियोपॉलिटिकल मूव को आप कैसे देख रहे हैं इंडिया के? देखिए, आपने अपने ही क्वेश्चन में अपना जवाब भी दे दिया है। भारत हमेशा एक बुद्ध प्रधान देश रहा है। भारत नॉन अलाइन्ड ही रहता है और भारत एक बैलेंसिंग एक्ट बना के चलता है, जहाँ पे भारत की संप्रभुता, भारत के आबादी का, भारत की जनता का, 140 करोड़ आबादी का जहाँ पे हित होता है, भारत उस हिसाब से चलता है। तो जब भारत यूक्रेन गया, यूक्रेन को भी बैकिंग यूएस की थी, इज़राइल को भी बैकिंग यूएस की है। तो जब भारत यूक्रेन गया, तो तब भी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे विश्व नेता हैं जिससे विश्व के सभी नेता बात करते हैं। तो वहां पर भी जब वो गए थे, तो तब भी यही बात हो रही थी कि युद्ध को विराम करने के लिए एक अगर ओपन मध्यस्थता नहीं, तो एक बैकडोर, बैक चैनल जिसको हम कहते हैं, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो हम कहते हैं, कि उसके तहत वहां पे भी जेलेंस्की से बात हुई। लेकिन उन्होंने उसका बैलेंसिंग एक्ट अजीत डोभाल को रशिया भेज के भी किया। और फिर जो एससीओ के दौरान पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई, मोदी खुद भी रशिया गए और उन्होंने वहां से भी बोला कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये भारत बहुत बखूबी करना जानता है। अब देखिए, मैं कहूंगी कि ये सितारे कह लीजिए या टाइमिंग जैसे कह लीजिए, कि वहां पे जब मोदी जी गए और उसके तुरंत बाद हमला हो जाता है, तो ये थोड़ी पता था कि मोदी जी देखिए कॉन्स्टेंटली ईरान के साथ भी अपनी बातचीत कर रहे थे। ऐसा थोड़ी था कि आयतुल्लाह अली खमीनी के साथ मोदी जी की बातचीत नहीं थी। अगर ऐसा होता, तो जो प्लान ऑफ एक्शन, वो तो अब हमें भी दिख रहा है कि प्लान तो पूरा तैयार था। खमीनी और नो खमीनी, ईरान तो पूरा प्लान तैयार करके गया हुआ था कि यहाँ पर भी आईआरजीसी को पूरी पावर दे रखी है, ऑटोनॉमी दे रखी है, कि कोई रहे ना रहे, तुमने अपने फिदायीन वाली जो एक एक मूव पे तुम चले हुए हो, सर पे कफन बांध के, वो करते रहना है। तो भारत भी उनके नक्शे पे होता ना। अगर भारत का एक स्टैंड, जैसे हमारी यहाँ पे नेता विपक्ष को और हमारे विपक्ष को जो ये करना है, अगर यही चीज ईरान भी देख रहा होता, तो क्यों, जब वो 9 देशों पे कर सकता है, 12 देशों पे कर सकता है, तो भारत भी उसके नक्शे पे होता ना, अगर उनको लगता कि नहीं, भारत ने इजराइल के साथ लेकिन स्टैंड किया है। मेरे ज़हन में कई बार ये सवाल आता है कि 1947 में बैलेंसिंग एक्ट ठीक था, 80 में ठीक था, 90 में ठीक था। अब अगर हमको विश्व की सिर्फ अर्थव्यवस्था बनना है या विश्व की, कहते हैं कि पंचायती में भी हमारा दबदबा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया को आज के टाइम में चला कौन रहा है, जिसका दुनिया की पंचायती में भी दबदबा हो। रसिया ने लंबे समय तक इन गल्फ खाड़ीज के अंदर अमेरिका को परेशान किया, चैलेंज किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके, तो रशिया का दबदबा चलता रहा, कंटिन्यूसली रहा। यूएसएसआर के फॉल होने के बावजूद उसने कम बैक किया। अगर हम दुनिया में, अब हम जब कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे किसी दौर में, उस दौर में अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे, तो हम विश्व की शक्ति कैसे बनकर के उभरेंगे? अदरवाइज तो हम विश्व का एक भला मानस बनकर के उभरेंगे कि भला मानस है। देखिए ग्लास, इसके भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, इसमें मैं आपके साथ नहीं एग्री करूँगी। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि आपको जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वर्ल्ड में चल रहा है। जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल इसको स्पष्ट तरीके से कह रही हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता है, और वही अमेरिका करता भी आया है और वही रशिया भी करता है। लेकिन लाठी खरीदने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी हड्डी भी तो मजबूत होनी पड़ेगी। इन सब के लिए चाहिए होता है पैसा, एंड ओवरनाइट कोई चीज़ें नहीं बनती हैं।
तो पहले अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी मजबूत करो कि आप डंडा चलाने वाले बनो। ऐसा थोड़ी किसी ने कहा है कि अगले आने वाले 20-25 सालों में भी, जब भारत एक विकसित भारत का एक पूरी भूमिका अभी तैयार कर रहा है और जब विकसित भारत बन जाएगा, तो भी हम यही ऐसा स्टैंड रखेंगे। लेकिन आज की डेट में अपने आप को किसी एक गुट के साथ बांध के, क्योंकि देखिए देयर आर इकोनॉमिक कॉस्ट्स ऑफ वॉर। अगर आप समझ रहे हो कि आज वॉर हुई है, अब आज यूक्रेन का क्या हाल है? यूक्रेन तो तहस-नहस है। आज अगर वॉर खत्म भी हो जाएगी, तो यूक्रेन को शायद उसी स्तर पर वापस पहुंचने के लिए न जाने कितने साल लग जाएंगे। ईरान का, इजराइल का, वॉर के बाद की स्थिति देखिए, लीबिया, इराक, आज तक भी उस इकोनॉमिक रीबिल्ड स्थिति नहीं हो से पाए। नहीं लिबरेट हो पाए हैं। तो भारत आज ये स्टैंड लेके अपने ऊपर ट्रबल क्यों इनवाइट करे? मैंने जैसे कहा, भारत ने 2011 में भी नहीं किया, भारत ने 91 में भी नहीं किया, भारत ने 2003 में, हालांकि वाजपेयी जी की सरकार के दौरान, एक स्टैंड लिया था माइल्ड,